मुझे आपके बीच में आकर बहुत खुशी मिलती है और एक प्रेरणा भी मिलती है। प्रेरणा इसलिए मिलती है कि जैसे मेरे से पूर्व वक्ता मान्य श्री AP सिंह जी, अग्रवाल साहब और सब लोगों ने आपके लायंस क्लब की जो उपलब्धियां हैं, समाज और देश और आम नागरिक के लिए जो आप सेवा का प्रकल्प चलाते हैं, ये आज के युग में बहुत बड़ी प्रेरणा है। भाई और बहनों, अपनों में अपनापन तो सभी देखते हैं, महान वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। इसी गुजरात में एक महापुरुष ने जन्म लिया था, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने एक बात लिखी है कि मानव देह को धारण करके प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो आप वो भाई बहन बंधु हैं कि जो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी विवेक बुद्धि से, जिन्होंने अपने बिजनेस खड़े किए हैं, अपने कारोबार किए हैं, अलग अलग क्षेत्र में किए हैं, जहां आप भारत देश की GDP को बढ़ाने का काम करते हैं, इस देश के विकास को और उन्नत कराने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, वहां न जाने अपने देश के कितने लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करते हैं, कितने गरीब परिवारों में दिए जलाने का काम करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। राष्ट्र की उन्नति प्रगति ही हमारी उन्नति प्रगति है, और इस दिशा में लायंस क्लब एक देश नहीं, सैकड़ों देशों में आप जैसे समर्पित भाई और बहन जो सेवा भाव से इस NGO को चलाते हैं, और अपने आप में लायंस क्लब जब शब्द आता है तो आप लोगों के प्रति हर व्यक्ति में एक श्रद्धा का भाव पैदा होता है और एक प्रेरणा मिलती है, एक उत्साह और जोश मिलता है। ये जो वातावरण आपने बनाया, कहीं एजुकेशन के लिए, कहीं हेल्थ के लिए, रोजगार के लिए, कहीं जल संरक्षण के लिए, कहीं वृक्षारोपण के लिए, आप जो सेवा के कार्य चला रहे हैं, यही सही अर्थों में मानवता है, इंसानियत है। भाई और बहनों, मैंने थोड़ा भारतीय आध्यात्मिक दर्शन को पढ़ा है। उसमें एक जगह पर लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। मानव के जीवन की असली पूंजी उसके कर्म हैं, और ये जो व्यवस्था है ये इतनी परफेक्ट है, ये कारण और कार्य सिद्धांत पर टिकी हुई है। इसमें बहुत गहराई का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। आप जो पेड़ मैं लगाता हूं वैसा ही फल खाता हूं। आम लगाएंगे तो आम ही मिलेगा, मिर्ची नहीं मिलेगी। मिर्ची लगाएंगे तो आम नहीं मिलेगा। कितना सीधा सिद्धांत है। कारण कार्य का सिद्धांत क्या है? भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा, कारणाभावात् कार्यभाव न तो कारणाभावात् कार्यभाव, के बिना कारण के दुनिया में कोई कार्य नहीं होता। उदाहरण के लिए कोई आदमी यूं कहे कि जी बादल एक भी नहीं था और वर्षा बहुत हुई, मानेंगे आप? नहीं। कोई आदमी यूं कहे धुआं बहुत था लेकिन अग्नि बिल्कुल नहीं थी,
मानेगा कोई इस बात को? ये सिद्धांत है कि धुआं वहीं होगा जहां अग्नि होगी, वर्षा वहीं होगी जहां बादल होगा। जैसे ये सिद्धांत काम करता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह मेरे आपके कर्म ही इस धरती पर सुख का आधार बनते हैं, और यही परलोक में मोक्ष और सुख का आधार या अगले अच्छे जन्म का आधार बनते हैं। ये जो आपने लॉयंस क्लब के द्वारा अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जोड़ने का, सेवा का काम लिया है, ये आपके बहुत बड़े सुख का आधार बनने वाला है। और ये मेरा भाषण नहीं है, ये भारतीय मनीषियों, चिंतकों, ऋषि मुनि, संत, महात्मा, जिन्होंने पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोंपड़ों में बैठ करके गहन दर्शन चिंतन किया है आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म का, उनका ये सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, के किए अच्छे अथवा बुरे, ये ध्यान करेंगे आप। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का भोगना ही पड़ेगा। ये गंगा में स्नान करके आत्म संतुष्टि तो कर सकते हैं कि पिछले कटगेर नया परमिट ले आए, लेकिन इसके लिए भी उपनिषद में लिखा है, प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, कि ये संसार सागर को तैरने की कमजोर नौकाएं हैं। जो पाप कर्म करके यूं सोच ले कि तो हवन यज्ञ रचा दे तो ये कट जाएंगे, गंगा में स्नान कर दे तो धुल जाएंगे, या किसी को और किसी तरह का ऐसा पूजा पाठ कर ले तो मिटेंगे, वहां लिखा नो, बिल्कुल नहीं। ये आत्मसंतुष्टि है, कमजोर नौकाएं हैं ये कर्म करने के फल से ही कटेंगे, भोगने से ही कटेंगे। उदाहरण के लिए बड़ा मजा आएगा आपको, एक महात्मा कर्म फल के सिद्धांत का उपदेश दे रहे थे, जैसे मैं बोल रहा, और आप जैसे श्रोताओं के बीच में एक युवा खड़ा हो गया और वो महात्मा उपदेश क्या दे रहे थे, भाई किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो उस युवा ने एक प्रश्न किया, महाराज ये बात बिल्कुल ठीक है क्या जो आप बोल रहे हैं कि कर्म का फल भोगने से ही कटेगा? कि हाँ बेटे। तो उस युवक ने एक प्रश्न किया कि ठीक है, मान लो महाराज जी मैंने 20 कर्म अच्छे किए हैं, कि मान लिया, और 10 कर्म मेरे से बुरे हो गए, तो भगवान को ये चाहिए कि मेरे 20 अच्छे कर्मों में से 10 बुरे घटा ले तो 10 तो ठीक रह गए। जचती है कि नहीं भाई ये बात? आप तो हिसाब किताब के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे एपी साहब और आप सब भी, तो ये अच्छा लगा ना समझने में? भाई मैंने जब कर्म फल भगवान ने देना ही है, कोई दिक्कत नहीं हमें, मेरे 20 कर्म अच्छे कर्म में से 10 बुरे घटा लेगा तो 10 तो अच्छे बच ही गए। तो महात्मा ने क्या इसका समाधान दिया, बेटे मान लो मेरे सामने 20 हाथी खड़े हैं, कि जी मान लिया 20 हाथी खड़े हैं, 20 हाथी में से 10 घोड़े घटा दे तो कितने हाथी बाकी बचे? क्यों साहब? तो उस युवक ने कहा, महाराज हाथी में से तो घोड़े घट ही नहीं सकते, कि जब हाथी में से घोड़े नहीं घट सकते तो 20 अच्छे कर्मों में से 10 बुरे कर्म नहीं घट सकते। 20 जो अच्छे कर्म किए हैं
20 जो अच्छे कर्म किए हैं उसका अच्छा फल मिलेगा, और 10 जो बुरे कर्म किए हैं उसका भी फल भोगना पड़ेगा। ये है भारतीय मूल सिद्धांत और दर्शन। अब इस गलती में ये जो बिचौलिए बीच में समाजों में खड़े हो गए कि भाई हमारे चरण दबाओ और पाप कर्म से बचो और सर्टिफिकेट ले जाओ, अगला शुरू कर दो, पिछले खत्म नया शुरू। ये इसके बारे में शास्त्र कहता प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। ये बड़ी कमजोर नौकाएं हैं संसार सागर को पारने की, आत्म संतुष्टि की, और ये सिद्धांत की जो माफी खाना है उसी से धरती पे पाप रूप बढ़े। भाई और बहनों, ईमानदारी से बताना, जिस देश में हम रहते हैं इसमें पहले से मंदिर बढ़े हैं या घटे हैं? मस्जिद बढ़ी है या घटी है? चर्च बढ़े हैं या घटे हैं? गुरुद्वारे बढ़े या घटे हैं? बढ़े। और पाप बढ़े या घटे? इसके पीछे यही सिद्धांत काम करता है कि हत्याएं करो, बलात्कार करो, लूट करो, आतंक फैलाओ, भ्रष्टाचार करो, बेईमाना करो, अनाचार करो, दुष्टाचार करो, और एक बार किसी धर्म स्थल पे जाके माफी मांग लो, पिछले खत्म नया सर्टिफिकेट शुरू। तो बताओ धरती पर अच्छाई कैसे आएगी? ऐसे ऐसे सिद्धांत हमने शास्त्र सम्मत नहीं है, तथाकथित बना के मढ़ लिए कि जिनके कारण इस धरा पर आप जैसे सेना में जो लायंस क्लब के माध्यम से आप जिस सेवा के मिशन को चला, एक आतंकवादी ने हजारों लोगों का वध कर दिया और अंत में आकर डुबकी लगा ली और कहा कि इसके अब तक के तो खत्म हो गए, तो वो पाप से क्यों रुकेगा जी? लोग अक्सर कहते हैं कि दुबई में चले जाओ, किसी चौराहे पर सोना भरा थैला रख दो, अगले दिन भी वहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना, वहां लोग इतने बढ़िया हैं, इतने ईमानदार हैं। नो, वहां डंडा मजबूत है। ईमानदार नहीं, मौका मिले नहीं झुकने वाले, लेकिन वहां इतना तकड़ा डंडा है, उसका भय लालच होते हुए भी उसे उठाने की हिम्मत नहीं करने देता। ये कारण, यदि धर्म का सत्य स्वरूप, कार्य कारण का सिद्धांत, कर्म फल व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो धरती पर इस धार्मिक स्थलों के साथ कितने अच्छे लोगों का निर्माण हो। आप जैसे भले आदमी सेवा के काम में जुड़े। क्यों? इसलिए जुड़े क्योंकि भाई अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरे का बुरा मिलेगा। इसलिए हमें धरती पे अच्छाई के लिए काम करना चाहिए। आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूं। एक गुरु जी के 2 शिष्य हैं। एक शिष्य तो ऐसा है जो रात दिन बहुत परिश्रम से पढ़ाई करता है और गुरु अब साल भर पूरा हो गया पढ़ते पढ़ते, गुरु जी ने उनके पेपर लिए, परीक्षा 10 के 10 सवाल ठीक पाए और जो लल्लो पत्तो तो करता था पुस्तिका सामने आई कि यार सेवा तो ये करता है, रात दिन पैर ये दबाता है,
तो गुरुजी ने उनके नंबर बदल दिए। जिसको 100/100 मिलने वाले थे उसको 40/100 दे दिए, और जिसको 40/100 मिलने थे उसको 100/100 दे दिए। ईमानदारी से बताओ, ऐसे गुरुजी को न्यायकारी कहेंगे या अन्यायकारी कहोगे? बोलो, अन्यायकारी। सभी बोल रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि उसने न्याय नहीं किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब एक गुरुजी भी जैसे कर्म उन छात्रों ने किया उसके विपरीत फल देता तो अन्यायकारी बोलते हैं। भगवान यदि पाप किए को माफ करेगा तो भगवान न्यायकारी होगा या अन्यायकारी होगा? क्यों साहब? तो ये गलत रास्ता है कि नहीं? न्याय वही है, जैसा कर्म वैसा फल। ठीक को ठीक, गलत को गलत, ये है कार्य कारण का सत्य सिद्धांत। 2 और 2 4 होते हैं। अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, भारत में, अफ्रीका, कहीं चले जाओ 2 और 2, ये है सत्य सिद्धांत। कर्म फल का है सत्य सिद्धांत। मेरे भाई और बहनों, आपने जो रास्ता पकड़ा है ना सेवा का, परोपकार का, भलाई का, दया का, करुणा का, सहिष्णुता का, और अपने से हटके औरों में भी अपनापन देखने का, दूसरे की आत्मा को अपने अंदर अनुभव करने का, इससे बड़ा मानव जीवन धारण करके दूसरा पवित्र कर्म नहीं है। आप सही रास्ते पे, आप बिल्कुल सत्य रास्ते पे। इस मिशन को बढ़ाते जाओ। नर सेवा ही नारायण सेवा। जितना उपकार, जितना भलाई, जितना दीन दुखियों की सेवा जीवन में कर पाएंगे, ये कर्मों की पूंजी संचित होती है, और यही इस जन्म का सुख का आधार और अगले जन्म में सुख का आधार बनती है। शायद मैंने आपको पिछली बार कहा हो, मैंने ये भी एक जगह पढ़ा था, शास्त्र का, वेदों का ये सिद्धांत है। हम अहमदाबाद में, इस शहर में, एक ही दिन, एक ही पल, एक ही घड़ी 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जो सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण परिवार है, और एक ने इससे बिल्कुल विपरीत जो शहर का सबसे दुखी परिवार, उसमें जन्म लिया। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, इन दोनों बच्चों ने यह जन्म लेकर के कौन सा ऐसा कर्म किया कि एक सुखी परिवार में गए, एक महादुखी में गए? बताओ। समझ में आ गई ना? इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, क्योंकि एक ही पल, एक ही घड़ी, एक ही दिन, एक ही समय पैदा हुए दोनों। एक महासुखी परिवार में आया, और एक सारी जिद बेचारा भीख का कटोरे लिए 5 पैसा, बाबूजी 10 पैसा लेके घूमेगा। यही तो कर्मों की पूंजी है। जो हमने इस जन्म में कर्म किए, ये जो फिक्स डिपॉजिट यहाँ किया है ना, वो आगे बना बनाया मिल जाएगा, और वहीं से फिर अगली क्लास शुरू होगी, वहीं से जीवन का प्रवास शुरू होगा। एक सारी जिंदगी धक्के खाता, यातनाएं और दुत्कार लेता रहेगा। ये सब कर्म फल व्यवस्था है। ये सिद्धांत यदि हम सब लोगों के बीच में आएंगे तो इससे हर व्यक्ति शुभ कर्म की ओर प्रेरित होगा। आदर्श महापुरुष जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म करके दुनिया में अपनी जगह बनाई, उनसे वो प्रेरित होता रहेगा। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं। दुखी तो नहीं हो गए मेरी बात से?
थोड़ी बहुत आगे कर लूं। तो मैंने आजकल गुजरात में काम चला रखा नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जानते ना। और मैं नेचुरोपैथ भी हूँ। मैंने प्राकृतिक का विधिवत पढ़ाई करके उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया, और वो कारण बना था मेरे जीवन में। 1998 में मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में इस समय 4 गुरुकुल चलाता हूँ। उस समय एक ही था, वो भी बड़ा बेचारा टूटा फूटा सा 125 साल पुरानी संस्था किन्हीं महापुरुष ने बनाई थी, वो बंद हो गई थी। उसमें कोई आय के स्रोत नहीं थे। मैं लोगों से दान मांग मांग करके उसे चलाता था, और वो इतना निम्न स्तर का था कि आप जैसे दानी मेरे को कभी नहीं मिले। मेरे को दानी कौन थे, मैं गांव में जाता, किसी माई ने 5 किलो अनाज दे दिया, किसी ने 10 किलो। चावल के समय चावल मांगता, गेहूं के समय गेहूं। और जो बच्चे मेरे पास गरीब परिवारों के पढ़ते थे, वो बेचारे फीस वगैरह कुछ देते नहीं थे, तो उनका उपार्जन में दान मांग करके यूं करता था, और बाकी उनकी पढ़ाई करते थे। अब आपको जान के खुशी होगी, वही संस्था जिसमें ऐसी स्थिति से मैंने उसको शुरू किया था, कोई बच्चे भेजता नहीं था। भेजता था तो जिससे पड़ोसी भी दुखी थे उनको भेजते थे, बिगड़े सिगड़े आवारा बच्चे। खैर, उन्हीं में से आज के दिन वही संस्था जिसमें 35 वर्ष में प्रधानाचार्य रहा, परिश्रम हुआ, मेहनत हुई। पिछले वर्ष उन्हीं में से 7 बच्चे मेरे IIT में गए, 14 बच्चे मेरे NDA में गए, 4 बच्चे IIM में गए, 17 NITs में गए। और अभी आज एक वो आया है परिणाम, जी मेंस का है ना, मेरे 42 बच्चों ने उसमें 90% से ऊपर नंबर दिया, और 99% भी नंबर दिया। 42 स्टूडेंट्स ने, आज की रिपोर्ट है। वहां से जो बच्चे गेहूं चावल मांग के खड़े किए, लेकिन उस समय घटना हुई 1998 में। मैं इन्हीं तरह गर्मी में लूएं चल रही थी, उन बच्चों के लिए गांव दरगाहें मैं भिक्षावृत्ति कर रहा था। मेरे को लू लग गई, मैं बीमार हो गया, बुखार हो गया। मैंने सोचा तू बुखार में पड़ जाएगा, लेट जाएगा, तो लोग इन अनाज को अपना सुरक्षित रखेंगे, बाकी बेच देंगे, तेरे को नहीं मिलेगा, बच्चे सारा साल क्या खाएंगे। तो मैं अपने आप ही अपना डॉक्टर बन गया। मुझे पता था कोई क्रोसिन खाई जाती तो बुखार उतर जाता है। मैंने पूरा पत्ता खरीदा, और मैं हर 3 घंटे में एक खा लेता, फिर भिक्षा मांगता, फिर खा लेता, फिर इसी काम पे चलता। मैंने 3-4 दिन निकाल दिए। उस समय मैं कुश्ती करता था गुरुकुल, तो मजबूत था। लेकिन 4 दिन के बाद वो बुखार बिगड़ करके मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, वो उतरा ही नहीं। और 10-12 दिन तक फिर एक मेडिकल में मेरे को डॉक्टर्स के पास एडमिट कराया। तो 10 दिन बाद पता लगा वो टाइफाइड था, वो खराब हो गया, उल्टा सुल्टा हो गया। तो उसका परिणाम तेज दवाइयाँ दी, और परिणाम क्या हुआ, मेरी बड़ी जो आंतें इंटेस्टाइन, उसमें ब्लीडिंग शुरू हो गई, और इतनी होती गई, ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा दवाई की गर्मी निकल रही, डॉक्टर पे गया नहीं, और वो चलते चलते आते पूरी तरह खत्म। मेरा 88 kg वेट था, और धीरे धीरे 54 kg पे आ गया। तो ऐसी स्थिति में चलना फिरना बंद हो गया। परिवारजन बेचैन हुए। मेरे को PGI चंडीगढ़, एक अपोलो दिल्ली में बना था, एम्स दिल्ली में वीडियो एंडोस्कोपी अंदर की। तो डॉक्टर्स ने कहा आपने बिल्कुल लेट कर दिया, अब ये मुश्किल बचेंगे नहीं, आंतें बिल्कुल ख़त्म हो गई।
और इनको काट के निकालना पड़ेगा। उस समय सर्जरी इतनी एडवांस नहीं थी जैसी आज, और मेरी मौत डिक्लेयर कर दी डॉक्टर्स ने, 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ये 1998 की बात है। सब दवाइयाँ की, एक उर्दू का शेर है ना कि जो जो दवा की रोग बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, वो मर्ज बढ़ता गया, अंत में बिल्कुल निढाल हो गया, मृत्यु फाइनल हो गई, कोई चीज अंदर जाए नहीं और ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग चलती थी, ऐसी स्थिति में। तो ऐसे समय में बहुत लंबी कहानी है। तो मेरे को एक सज्जन थे नेचुरोपैथ, 94 साल के वृद्ध, मेरठ में। तो मैं सोचा घर पे पड़ा रहने की बजाय उनके पास लेट लेता हूँ, मेरे परिचय में थे। तो उन्होंने मेरा इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से किया, और मेरे को उस समय आदत पड़ गई थी। इस हालत में वीकनेस के बाद भी 21 दिन जल पे रखा उन्होंने मेरे को, ओनली जल, और शोधन क्रियाएं प्राकृतिक चिकित्सा की शुरू कर दी। अंदर इतना गंद मल होता आदमी का, कोई सोच नहीं सकता। उसके बाद तो मैंने बहुत स्टडी की इसकी। 8 से 9 किलो तक गंदगी मेरी आपकी आंतों में सबकी में फिट है। इतना गंद पुराना निकला, और वो निकलते ही ब्लड प्योरीफाई हो गया, और वो आंतें स्वतः ही अपनी मरम्मत करते करते मैं ठीक ठाक हो गया। वहाँ लाइब्रेरी थी, मैं उसको पढ़ता था, और मेरी इतनी रुचि पैदा हो गई, मैंने फिर इसकी पूरी पढ़ाई की, और अंत में अपने गुरुकुल में मैंने एक प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापित किया। इसमें इस समय आज के दिन भी 100 पेशेंट रेजिडेंशियल रूप से वहाँ उपचार लेते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं, वहाँ जगह नहीं मिलती। और ऐसे इस रोग का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका कोई इलाज धरती पे आज भी नहीं है। अब मैं कोई उस दिन के बाद मेडिसिन लेता नहीं, इसी खान पान से मैंने उसको ठीक किया। और इसको नहीं, विदेशों से भारत के सैकड़ों लोगों को मैंने बिना औषधि के खान पान, दिनचर्या और इन शोधन क्रिया से ठीक किया, और वह आज भी हो रहे हैं। तो आज मेरे मन में आया विचार, एडी साहब ने भी कहा कि ये जो हमने विचार किया कि आज जो हमारे श्रोता हैं वो बड़े कीमती लोग हैं, समाज के लिए बहुत ही आवश्यक प्राणी है। ऐसे लोगों का जीवन और स्वास्थ्य जितना लंबा होगा, वो उतनी ही समाज की सेवा ज्यादा करेंगे। तो हमने विचार आज बना कि इस संबंध में थोड़ी चर्चा मैं करूं। आप आज बहनें और बंधु सब प्रमुख 2 ही लोग घर से आए हैं। विषय तो ये घर के बच्चों का था, लेकिन मेरा संदेश मैं आपको देता हूं, और बच्चों को जरूर आपने देना चाहिए। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, इस समय जिस वातावरण से हम गुजर रहे हैं, इसको इग्नोर करके चलेंगे तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। इस समय 2 गंभीर चुनौतियां हैं मेरे आपके सामने। ग्लोबल वार्मिंग विश्व के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गई। आज भी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भयंकर बर्फबारी हुई। आज बेमौसमी वर्षा हो रही, कहीं तूफान है, कहीं भूकंप है, हवा लेने लायक बची नहीं। अनाज जो आप खा रहे हैं ना, अभी 1.5 महीना पहले 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, एक तेलंगाना में, एक पश्चिमी बंगाल में। वहाँ के 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने एक रिसर्च प्रस्तुत की है अभी 1.5 महीना पहले। उस रिपोर्ट में क्या लिखा उन्होंने कि इस समय
जो आहार भोजन लोग खा रहे हैं अपने देश में, उसमें 45% पोषक तत्व है ही नहीं। समझ में आई बात? ये मेरी रिपोर्ट नहीं, आईसीआर के साइंटिस्ट की रिपोर्ट है। 45% पोषक तत्व उसमें है नहीं। उसका परिणाम क्या बताया कि भारत के लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में, युवाओं में मोटे हो रहे हैं। पोषक तत्वों की कमी, और उसका कारण भी उन्होंने दिया साइंटिस्ट ने कि अधिक फर्टिलाइजर का प्रयोग, पेस्टिसाइड का प्रयोग, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, हाइब्रिड बीज का प्रचलन, इसने धरती माँ के सब पोषक तत्वों को चूस लिया। अब धरती पे ही वो तत्व नहीं रहे जो आहार के द्वारा हमें दे सके, वही नष्ट हो गए। और उसका परिणाम धरती में इतना यूरिया, डीएपी, इतना जहर डाला जा रहा है कि वो बंजर हो गई है। पूरे भारतवर्ष की धरती 60 के दशक में जब डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को प्रारंभ कराया, डॉक्टर मैंने जैसे लोग अमेरिका से पढ़ के आए, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में है, वहां से शुरू हुआ। वहां की रिपोर्ट है उस काल की। धरती के सैंपल लेकर के टेस्ट की तो इस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5%, और अभी इस समय पिछले वर्ष की रिपोर्ट है पूरे देश की, इस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया। और साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की भाषा में, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, वो धरती बंजर होगी नहीं, हो चुकी, बोलिए, हो चुकी। इसी पे काम करते हैं, सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस पे काम करती है। अब ये हालत, अनाज, जितने फल फ्रूट आप खाते हैं, इसमें इतना जहर पड़, और वो इतना काम करते थे, उनके तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिना काम के ही बदल रहे हैं। क्यों साहब? आज से 50 साल पहले, ईमानदारी से बोलिए, कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई कैंसर को जानता था? कोई पेनक्रियाज फेल होगी जानता था? कोई लीवर खराब हो गए जानता था? कुछ भी नहीं था। ये जितने भी भयंकर हजारों तरह के असाध्य रोग खड़े हुए, कारण के बिना तो कार्य नहीं होता ना। यहीं से शुरू की थी ना बात मैंने। भाई 50 साल पहले लोगों का नाम नहीं जानते थे, आज भटिंडा पंजाब से कैंसर नाम की ट्रेन प्रतिदिन चलती है। उसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया, जो भटिंडा से बीकानेर के लिए भर के चलती है। इतना जहर धरती पे फैला दिया। और भूमिगत जल, ये जो पानी की बोतलें हमारे सामने रखी हैं, 30 साल पहले कोई लिए घूमता था कहीं? कहीं पर भी पानी पी लेते थे। क्यों साहब? समझ में आई कि नहीं? कहीं भी पी लेते थे। आज पी के देखो ना, दिल्ली जैसे, कोलकाता जैसे शहरों में सांस लेने के लिए तरस रहे लोग, सब कुछ जहरीला बना दिया। यदि इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, क्या बनेगा? जिस गुजरात की धरती में हम रहते हैं, कल मैं बनासकांठा में था, परसों
किसानों का बड़ा सम्मेलन था। मैंने पूछा यहाँ पानी कितना गहरा नीचे? 1000 फीट नीचे पानी, 1000 फीट नीचे से पंप से पानी निकालते इतना ही था। ये हाल हो गया। 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। और कैसे है? आप में आता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। समझ में आई? 312 गुना। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कि नहीं? लेकिन इससे तो 312 गुना ज्यादा किसान जब उसे खेत में डालता है तो करोड़ों टन यूरिया डीएपी एक साल में इस धरती पे बिछाया जाता है। और जो जहर है ये पेस्टिसाइड, इसकी तो बोतल घर में खुल जाए तो वैसे ही बेहोश हो जाए। कितने किसान दवाई छिड़कते छिड़कते मरते हैं। और मैं जो परिवर्तित हुआ, मैं भी मेरे पास कुरुक्षेत्र में, अब गुरुकुलों में 180 एकड़ जमीन पे मैं खेती करता हूँ और वहाँ यूरिया डीएपी जहर यही डालता था। मेरा एक कर्मचारी छिड़काव करते बेहोश हुआ था और उसको हम अस्पताल में लेके गए। 3 दिन में जान मुश्किल से बची थी। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि इस कर्मचारी ने दवाई पी ना खाई, केवल सूंघने मात्र से खेत में छिड़कने से बेहोश हो गया। और मैं बच्चों को जो पढ़ते हैं इनको ये यूरिया डीएपी जहर का अन्न खिलाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। मैंने तब इसको छोड़ा और फिर मैं नेचुरल फार्मिंग में आया, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा। मैंने वहाँ एक्सपेरिमेंट की। आज मेरे खेतों में यूरिया डीएपी डालने वालों से ज्यादा पैदावार होती है। मेरी हर पैदावार बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक कार्बन जो 0.23 पे खड़ा था, बंजर भूमि, आज मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 1.7 तक चला गया है। इस प्राकृतिक खेती से, गो आधारित खेती से। और मैं लोगों को जो आहार देता हूं उससे जीवन मिलता है। और ये जो खाया जा रहा, मैं आपसे इसलिए बात कह रहा हूं कि आप बहुत इस राष्ट्र समाज की पूंजी है, संपदा है। आप अनेक लोगों को जीवन दान देने वाले लोग हैं। आप स्वस्थ रहें, लंबी आयु जिए। इसका बढ़िया तरीका है कि मैंने गुजरात में 9 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए। 9 लाख। और इस साल में नए 10 लाख लोग मैं जोड़ना चाहता हूं एक ही साल। अब उनका उत्पादन बाजार में आ चुका है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी, सब तरह के लोग हैं, लेकिन मैंने एक नारा दिया है, भाई लोगों, फैमिली डॉक्टर आप सब ने बनाए, लेकिन अब फैमिली खेडूत किसान भी ढूंढने शुरू करो। फैमिली किसान ढूंढने शुरू करो। ना बीमार होगे ना इलाज की जरूरत पड़ेगी। ये कोई तरीका नहीं, पहले हम बीमार पड़ेंगे फिर इलाज कराएंगे। रास्ता वो बनाओ कि हम बीमार ही ना हो। और उसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है, आज आपके बच्चे, हम हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं कि बच्चे हमने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। आज हमारे बच्चे फास्ट फूड, जंक फूड, इसकी ओर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम उठाते गाड़ी, चलो होटल में। ये जो परंपरा है ये कोई बहुत अच्छी नहीं। आप सबसे मैं पूछता हूं, घर में हमारी माँ, बहन, पत्नी जब भोजन बनाती है उसका भाव क्या होता है?
और होटल वाले का भाव क्या होता है? उसका भाव ये रहता है, खाएं कम दे जाए ज्यादा। और माँ बहन पत्नी का रहता, जो मैं भोजन बनाती हूँ स्वस्थ और निरोग, मेरे परिवार के लोगों की बल बुद्धि बढ़े, ये भाव होता है कि नहीं? और इसके साथ अब तो ये रिसर्च आ गई, डॉक्टर्स भी कहने लगे इस समय ऐसे ऐसे केमिकल भोजन में डाले जा रहे हैं जो सड़ता ही नहीं। अब आप सब मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, इनसे मैं पूछता हूँ, आप जो भोजन आज बनाएंगी किचन में, 3 दिन के बाद उसे खा लेंगे क्या? हाँ या ना? नहीं। और जो आप अपने बच्चों को और पति को गाड़ी में बैठा कर जिन होटलों में जाते हो, आपने पता हो कितने दिन का बना हुआ? क्यों साहब, पता आपको? मुझे तो एक दिन पक्का पता लगा, मैं हिल गया। मेरा एक बेटियों का गुरुकुल चलता अम्बाला में, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। तो हमने एक स्कूल था, वो फेल हो गया, हमने उसको लीज पे लिया, बेटियों का स्कूल, डिमांड थी लोगों की बेटियों का ही बना। तो जिनसे लिया उनके मालिक जो थे, उनका सेठ राजेंद्र नाथ जी, वो बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति भी हैं आपकी तरह। अब तो बेचारे पिछले वर्ष चले गए 86 वर्ष की आयु में। उनकी गोपी मिक्सी के नाम से फेमस है वो। भोजन बनाने के कारखाने हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हैं। क्या करते हैं कि वहां उनमें भोजन बनता है और वो मुंबई तक सप्लाई होता है, बड़े बड़े सिटीज में सप्लाई होता है। ये स्थिति है। अच्छा, आपका तो हाथ से बनाया 3 दिन के बाद खाने का नहीं बचा, और उनका एक एक महीना भी नहीं बिगड़ता। कारण तो होगा, बिना कारण के कार्य। कारण क्या है? उसमें इतना प्रिजर्व करने के लिए उसमें केमिकल डाले हैं कि जो उसे सड़ने नहीं देता। और वही केमिकल जिस समय अंदर जाते हैं तो उनका रिएक्शन ही कैंसर जैसे रोगों का परिणाम है। आज 30-30 साल के युवाओं के हार्ट अटैक हो रहे हैं। 28 बच्चे पिछले दिनों केवल गुजरात में +2 तक 12वीं क्लास तक के बच्चों के हार्ट अटैक। ग्राउंड में खेले, वहां गिर के मर गया, सीढ़ी पे चढ़ रहा, वहां गिर के पड़ गया, कहीं कोई। क्या तरीका है? ये सब कारण क्या है? हम सब धन कमाओ, बुरी बात नहीं, वयम श्याम पतयो ऋणाम, वेद कहते हैं, खूब कमाओ। लेकिन भाई लोगों, आप और हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे बच्चे, हमारी संतान है, हमारा स्वास्थ्य है। ये जो दुनिया है ना, ये कारोबार जो हम बैठे हैं, मैं भाषण दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि हम जिंदा हैं, हम स्वस्थ हैं। लिखा है आयुर्वेद में, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम। जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता, पहला धर्म है शरीर का स्वस्थ रखना। पुण्य कर्म भी कमा लोगे, और यही बीमारी का पुतला हो गया तो हम सेवा तो क्या करेंगे, सेवा कराने वाले बनेंगे। है या ना? शरीर के साथ दुनियादारी ये है। तो आप मेरे मित्र भाई बंधु बहने, शरीर नहीं, चाचा ताऊ भाई भतीजा पेटे पत्नी, इसके जाते ही सारे रिश्ते भी खत्म। असली चीज है इस दुनिया में शरीर का स्वस्थ होना, निरोगी होना। पहला सुख है निरोगी काया, हमने बोला। तो इस निरोगी काया के लिए आप और हम जो खा रहे हैं ना,
ये भोजन में चेंज करो। आप सब से मैं पूछता हूँ, मैं देखता हूँ अपने से ही, आदमी को, समझदार आदमी को छोड़कर किसी प्राणी के घर में किचन है? बोलो भाई, क्यों साहब? असंख्य प्राणी है कि नहीं धरती पे? है ना असंख्य प्राणी? इन असंख्य प्राणियों में एक ही समझदार आदमी ने किचन बनाई है अपनी जीव के स्वाद के लिए। बाकी किसी के यहाँ ये व्यवस्था नहीं। और इसका परिणाम क्या है? आप डिस्कवरी चैनल तो कभी कभी देखते होंगे। समुद्र में देखा कितने जीव जंतु, आकाश में कितने, धरती में कितने कितने तरह के प्राणी। लेकिन आपने समुद्र में कभी किसी मेडिकल स्टोर देखा होगा? किसी मछली को आपने चश्मा लगाए देखा होगा? किसी गाय भैंस को कोलगेट का सुरक्षा चक्र अपनाते हुए देखा होगा? कोई डॉक्टरों की टीम बैठी दिखाई दी हो? कोई एम्स कहीं दिखाई दिया हो? कहीं मेडिकल कॉलेज बना दिखा हो? किसी भी प्राणी के लिए असंख्य प्राणी है धरती पे। एक ही समझदार को छोड़कर कोई खतरनाक नहीं बना दिखा, कोई भी नहीं। और उसका परिणाम उस समय आपको याद होगा, हम भूल जाते हैं भारत के लोग, अच्छी भी आदत है। कोरोना का भी भूल गया, कितनी अच्छी आदत है। लेकिन उस समय थोड़ा सा स्मृति याद करो। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था ना, 1 महीने के लिए लॉकडाउन। अच्छा बोलना मेरे पीछे, वो लॉकडाउन समझदार आदमी को छोड़कर बाकी तो किसी के लिए नहीं था ना। सब असंख्य प्राणी स्वतंत्र थे कि नहीं? गाय भैंस गधा घोड़ा ऊंट बकरी पक्षी बिच्छू सांप सब लॉकडाउन से बाहर थे। केवल समझदार आदमी 1 महीना प्रार्थना की थी कि भाई तो 1 महीना घर में रहिए, और हमने उसका बड़ा ईमानदारी से पालन किया, याद है कि नहीं? और उस 1 महीने के पालन करने में अरबों रुपए लगाकर जो गंगा नहीं साफ हुई, अपने आप साफ हो गई 1 महीने। याद है कि नहीं? जमुना भी साफ, गंगा भी साफ, समुद्र भी साफ, पर्वत पहाड़ भी साफ। मैं राजभवन में शाम को घूमता था, ऐसे ऐसे पक्षी मैंने उसी समय देखे, उसके बाद ना पहले कभी दिखे ही नहीं। ये सच्ची बात है। इतने सुंदर पता नहीं कहां से आए। 1 महीने में सारी धरती दुनिया स्वच्छ बन गई। स्वच्छ मिशन अपने आप प्रधानमंत्री का चल गया। इस समझदार की कृपा से 1 महीना बंद रहा था। अब यूं बताओ, इस संसार के प्रकृति को बिगाड़ने में और बेचारे ना घंटी बजाते, ना दिया जलाते, ना आरती उतारते, तो भी भगवान की व्यवस्था में सहयोग करते हैं। और हम सारे काम करके भी भगवान की प्रार्थना तो करते हैं, उसके आदेश का पालन नहीं करते। है ना गड़बड़? है ना सत्य घटना? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? गलती हम समझदारों से हो रही है। और हमने अब किचन बना करके रोज नई नई बनाने की विधियां, तलना, भूनना, मारना, जलाना, इसी अभियान में जुटे पड़े। सब हम मृत आहार खाते हैं। अब मरी हुई से जीवन कैसे मिलेगा? भाई जो दीपक बुझा हुआ दूसरे को कैसे जलाएगा? जला हुआ तो दीपक दूसरे को जलाएगा ना। आप और हम सब मृत आहार खाते हैं। आप कहेंगे मरा हुआ कैसे खाते हैं? सुनो, आप किसी भी अन्न के दाने को लो, किसी भी अन्न के, और धरती में बो दो, अनेक दानों को जन्म देगा कि नहीं? एक दाना अनेक को जन्म देगा कि नहीं? आपने खेती नहीं करी लगता है। इतना तो होगा कि एक से अनेक पैदा होते हैं। अच्छा, उसी दाने को लो और हमारी जो बहनें बैठी नहीं, इनको दे दो, और ये उसको लेके किचन में जाएंगी
और तवे पे भून देंगे और फिर उसको धरती में बो दो तो कितने दानों को जन्म देगा? क्यों साहब? तो फिर हम मृत खाते हैं जिंदा खाते हैं? बोलो बोलो जी कमजोर विद्यार्थियों। क्यों साहब? आहार को जितने धरती पर प्राणी प्रकृति ने जिस रूप में दिया वो उसी को खाते हैं। हम अड़ंग भड़ंग सारा दिन खाते हैं। और हम समझदार कितने, गजब की बात है। एक घर में एक लग्जरी गाड़ी लेके आप जैसे संपन्न परिवार में लग्जरी गाड़ी है, घर में खुशी छा गई। बेटे ने सभी गाड़ी बाहर निकाली। पिता ने कहा बेटे गाड़ी कहाँ ले जाओगे? फिर पिताजी पेट्रोल डलवाने जाते। पिता ने कहा रुको रुको, कहाँ से डलवाओगे? कि यही तो पड़ोस में पेट्रोल पंप। नो, इसमें नहीं, वो दूर जाना, ये तो मिलावटी पेट्रोल डालता है और वो दूर जो वो ठीक डालता है ना समझदार पिता? कितनी गाड़ी की चिंता है। उन्हें पता है कि इसमें यदि मिलावटी तेल पड़ेगा तो गाड़ी खराब होगी और शुद्ध तेल पड़ेगा तो गाड़ी लंबी चलेगी। इतने समझदार हैं, गाड़ी की भी चिंता करते हैं। लेकिन इस समझदार का उस दिन पता लगा जब एक शादी का कार्ड आया इनके घर में और पिता पुत्र परिवार वालों ने 1 महीना पहले तैयारी कर दी शुरू। और वहां स्टॉल लगे थे 2 एकड़ में, सैकड़ों तरह के व्यंजन लाइन में लग लिए दोनों। एक भी स्टॉल मिस नहीं होने दिया, एक भी मिस नहीं होने दिया। इतना सा पेट, इतना माल, और वो भी वही कड़वा, वही मीठा, वही खट्टा, वही तीखा, वही गरम और वही आइसक्रीम, सब कुछ इसमें डाल दिया। इतने समझदार है। लोहे की गाड़ी खराब होगी तो दूसरी भी खरीद लोगे और ये खराब होगी तो कैसे दूसरी मिलेगी? कोई चिंता नहीं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। आज ऐसे ऐसे फास्ट फूड, जंक फूड केमिकल के बच्चों को दिए जा रहे हैं। उनमें ऐसा केमिकल डाला जाता है कि बालक को उसका नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ये लोगों ने बताई और रिसर्च इस पे हुई है। और बिना ऐसी स्थिति पैदा होता, हमारी ब्लड में ऐसे कीटाणु जन्म लेते हैं जैसे शाम को 4-1 बजते हैं तो हमारी माताएं बहनें बिना बताए अपने आप किचन की ओर चाय के लिए बढ़ जाती है और दारू पीने वाला 6 बजे ठेके की ओर चलना और बीड़ी पीने वाले को कहना नहीं पड़ता, अपने आप हाथ जेब में जाता है। ये क्यों होता है? ये हमारे ब्लड में उनके डिमांड करते हैं कीटाणु। तो ये केमिकल ऐसे बना दिए कि जंक फूड, फास्ट फूड के बिना बच्चे रह ही नहीं पा रहे। जबरदस्ती इच्छा होती है और जाते हैं, और वो इतना पुराना बासा भोजन जो बच्चों के बल बुद्धि मस्तिष्क के लिए खतरनाक है। इतनी खतरनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं जो पेस्टिसाइड, यूरिया और बाकी, ये इसका उस जहर का भी और जहर बना दिया जंक फूड बना करके। तो ऐसी स्थिति से बच्चों को बचाइए, आप स्वयं बचें, शुद्ध आहार लें। इस गुजरात में आप सब एक संकल्प लेकर के जाइए कि हम अपने घरों में प्राकृतिक साग भाजी अन्न का प्रयोग करेंगे। यहाँ पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तालुका लेवल पर हमने ऐसी जगह बनवा दी हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा, डीडीओ महोदय के द्वारा, जहाँ प्राकृतिक किसान अपना सामान बेचने हर संडे और गुरुवार को आते हैं। वहाँ से आप लोग ये इस साल हम बहुत बढ़ा देंगे। आपके लिए तो एक वरदान सिद्ध होने वाला है। आप अपने घरों में बच्चों को जो आहार दें, तोड़ मरोड़ के भी बनाए तो घर में बना लो। बाहर जो बच्चे खाते हैं उससे छोटे छोटे बच्चे फैटी हो गए, स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं,
बीमारियां लग रही, चश्मे बिना उम्र के लग रहे, कोई एस्थमेटिक हो रहा है, 20 बीमारियां पाल रहे। तो भाई लोगों, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आपके बच्चे भी प्रबुद्ध हैं। उस जनरेशन को इस भावी भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ और निरोग करना हम सब का कर्तव्य है। उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, अच्छा खान पान दो। यही हमारे जीवन में अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा होगी। आप जिस पवित्र मिशन पर सेवा में लगे हैं, भगवान से मेरी कामना है आप स्वस्थ निरोग रहते हुए इसी मिशन को खूब बढ़ाएं और परिवार समाज को स्वस्थ निरोग बनाएं। ये सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा भी है।